नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुंडली में षोडश वर्ग के बारे में मैंने बताया था और उन षोडश वर्गों में 7 वर्गों का जो विशेष महत्व होता है या 7 वर्गों को फलित हम देखकर काफ़ी बातें समझ में आ जाती है। तो इसलिए हमने पहले षोडश वर्गों में से 7 वर्गों का विश्लेषण या 7 वर्गों के बारे में जानकारी मैं दे रही हूँ। उसमें से होरा और देशकांड के बारे में पिछले वीडियो मैंने बताया था और आज हम बात करने वाले हैं सप्तमांश, नवमांश और दशमांश के बारे में। जैसे होरा के बाद देशकांड आता है तृतीय, जैसे होरा के 2 भाग किए जाते हैं होरा में और देशकांड में 3 भाग किए जाते हैं। अब सप्तमांश जो है इसमें जन्म कुंडली का 7वां भाग सप्तमांश कहलाता है। इससे जातक के संतान सुख की जानकारी मिलती है। जन्म कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है, इसलिए पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु और गुरु से पंचम स्थित ग्रह और उसके बल का हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर हमें ये देखना है कि जन्म कुंडली में संतान का योग है या नहीं, या संतान कैसी होगी, तो इसके लिए हमें उन बातों को देखना होगा। सप्तमांश वर्ग में संबंधित ग्रह जो होते हैं वो अपने उच्च या शुभ स्थान पर अगर हैं तो हमेशा शुभ फल ही मिलता है। अर्थात संतान के बारे में ये बात चल रही है तो संतान का पूर्ण सुख मिलता है। और इसके विपरीत अगर अशुभ या नीचस्थ ग्रह हो तो जातक को या तो संतानहीन बनाते हैं, या तो संतान होगी तो संतान से क्लेश होता है, या संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है, या संतान होने की वजह से इतनी विचित्र पीड़ा होती है कि हमारी ही संतान है परंतु हम अपनी संतान को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारी संतान है, परंतु वास्तव में उस संतान की वजह से माता पिता को या परिवार को, विशेषकर माता पिता को बहुत अधिक कष्ट होता है, पीड़ा होती है। अब सप्तमांश लग्न और जन्म लग्न दोनों के स्वामियों में परस्पर कैसा रिश्ता है, मतलब नैसर्गिक और तात्कालिक, ये दोनों ही रिश्ते हमें देखने होते हैं कि जन्म लग्न और सप्तमांश लग्न के दोनों स्वामियों का रिश्ता मित्रता का है या शत्रुता का है, या नैसर्गिक मित्रता का और तात्कालिक शत्रुता का है, या नैसर्गिक शत्रुता का है लेकिन तात्कालिक मित्रता का है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि संतान के बारे में इस जिन्होंने कुंडली आपको दिखाई है, जो कुंडली के बारे में पूछने आए हैं कि भी संतान के बारे में, तो इसी से पता चलता है कि इस व्यक्ति को संतान का सुख, संतान से क्लेश या संतान से पीड़ा जो भी कुछ है वो क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं नवमांश कुंडली। नवमांश या नवमांश जन्म कुंडली का 9वां भाग जो होता है उसे नवमांश कहते हैं। अब वैसे देखा जाए तो जन्म लग्न के बाद एकदम नवमांश की कुंडली अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि नवमांश का जो वर्ग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है। इस वर्ग को जन्म कुंडली का पूरक वर्ग भी समझा जाता है। जैसे आमतौर पर नवमांश के बिना फलित नहीं किया जाता, हालांकि जो विशेष कोई प्रश्न हो तो उस विशेष प्रश्न के अनुसार विशेष भाव को देखा जाता है, परंतु नवमांश देखने के बाद अधिकतर काफ़ी सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। इसलिए नवमांश कुंडली को पहले देखा जाता है और इसीलिए इस कुंडली को पूरक भी कहा जाता है। यह ग्रहों के बलाबल और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाता है, मतलब इस कुंडली में ग्रहों का बल कैसा है
और जीवन में उन्हीं बलों के आधार पर जीवन में उतार चढ़ाव, अर्थात जीवन में सुख दुख या जीवन में कई बार बहुत अच्छी परिस्थिति, कई बार बहुत खराब परिस्थिति या परिस्थिति में अंतर देखा जाता है। और मुख्य रूप से इस वर्ग को विवाह और वैवाहिक जीवन में सुख दुख को इस भाव से देखा जाता है। इस कुंडली का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैवाहिक जीवन और विवाह। तो वैवाहिक जीवन में सुख दुख मिलेगा या नहीं, या वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होगा या नहीं, या वैवाहिक जीवन में क्लेश होंगे या दुख होगा या झगड़ा होगा या प्रेम होगा या जो भी कुछ होगा वो इस नवमांश कुंडली से पता चलता है। लग्न कुंडली में जो ग्रह अशुभ स्थिति में है और यदि वही ग्रह नवमांश में शुभ हो जाते हैं तो उसे शुभ फलदायी माना जाता है। यदि ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में एक ही राशि में हो तो वर्गोत्तम कहलाया जाता है, जो अत्यंत शुभता का सूचक है। लग्नेश और नवमेश दोनों का आपसी संबंध, वो भी हमें प्रत्येक वर्ग में देखना होता है कि जो वर्ग हम देख रहे हैं उस वर्ग का लग्नेश और जन्म कुंडली का लग्नेश, इन दोनों में आपस में कैसा संबंध है। तो उसी के ऊपर निर्भर करता है कि जातक का जीवन कैसे होगा, सुखमय होगा या दुखमय होगा। उसका वैवाहिक जीवन के बारे में भी यही देखा जाता है कि लग्न स्थान का जो सप्तम स्थान का स्वामी वो और नवमांश का लग्न स्थान का स्वामी वो भी कैसे हैं, उन्हें भी उनका रिश्ता भी देखना होता है। हर प्रकार के सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है अगर दोनों ही लग्नेशों की आपस में मित्रता हो। यदि लग्न कुंडलियां आपस में ना मिले लेकिन नवमांश मिल जाए तब भी विवाह को उत्तम माना जाता है या उस दंपति को वैवाहिक सुख पूर्ण मिलता है, गृहस्थ जीवन उनका आनंदमय जाता है। सप्तम के कारक शुक्र और शुक्र के सप्तम स्थित ग्रह उनके बलाबल की नवमांश कुंडली में शुभ स्थितियां अत्यंत शुभ फलदायी होती है। ऐसा देखा गया है कि लग्न कुंडली में जातक को राजयोग अगर है और राजयोग का फल नहीं मिल रहा है तो नवमांश में ग्रहों की स्थिति अगर प्रतिकूल होती ये सिद्ध हो जाता है। देखने से जातक संपन्न अवश्य नजर आता है लेकिन अंदर से वह खोखला होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाह्य रूप से आपकी संपन्नता दिखेगी कि आप वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति के से बात की जाए या उस व्यक्ति का दिल खोला जाए, अर्थात उससे इस तरह से बात की जाए कि वो अपने दिल की बात बता सके, तो पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति अंदर से अत्यंत दुखी है या सिर्फ नाम मात्र के लिए उसका वैवाहिक जीवन चल रहा है और वो अंदर से खोखला है। तो नवमांश कुंडली हमें वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है, वैवाहिक जीवन के सुख दुख के बारे में बताती है। और यह भी अगर पुरुष की कुंडली है तो ये पता चलेगा कि वह अपने पत्नी से सुखी है या परेशान है, और अगर स्त्री की कुंडली है तो उससे पता चलेगा कि उस व्यक्ति का जो स्त्री है वह अपने पति से खुश है या पति से प्रेम पाती है या नहीं पाती है, या आनंद में है या दुखी है। या इन दोनों ही कुंडली से कई बार पति पत्नी की दोनों की कुंडलियां जब हम देखते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन में सिर्फ एक कुंडली से काम नहीं चलता है, दोनों की कुंडलियों का देखना पड़ता है। तो दोनों की कुंडलियों में अगर नवमांश में दोनों की कुंडलियां दूषित हैं या दोनों की कुंडलियों में नवमांश लग्नेश दोनों के सप्तमेश आपस में नहीं मिलते हैं या आपस में मित्रता नहीं है, तो जीवन हमेशा दुखी और संघर्षपूर्ण ही रहेगा। और एक दूसरे के प्रति जो प्यार की भावना होती है, जैसे वैवाहिक जीवन में जो स्नेहमय प्यार होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है, वो अगर नहीं है तो सिर्फ एक दिखावटी जीवन जिया जाता है।
तो आज हमने 2 बातों का देखा, एक तो सप्तमांश और नवमांश। अब हम दशमांश को देखेंगे कि दशमांश अर्थात कुंडली के 10वें भाग से जातक के व्यवसाय की जानकारी होती है, उसके कर्म की जानकारी होती है। और देखा जाए तो जन्म कुंडली में दशम भाव जातक का कर्म क्षेत्र होता है, व्यवसाय का या जॉब का या जो भी जहाँ से वो अपना धन कमाता है। जातक के व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव, स्थिरता आदि की जानकारी हमको दशमांश से मिलती है। कि कई बार होता है, लोग कहते हैं कि हाँ हमारा जो व्यवसाय है वो बहुत ही घाटे में जा रहा है, लेकिन दशमांश हमें कह रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि दशमांश बता रहा है कि उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो ये दशमांश से हमें पता चलता है कि वास्तव में व्यवसाय में उतार चढ़ाव है, स्थिरता है या लाभ है या हानि है, जो कुछ भी है वो हमें दशमांश वर्ग से पता चलता है। यदि दशमांश दशम भाव में स्थित है या दशम भाव में स्थित ग्रह, दशम भाव का कारक बुध से दशम स्थित दशमांश वर्ग भी स्थिर राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, तो व्यवसाय में जातक को सफलता मिलती ही है। दशमांश लग्न का स्वामी और लग्नेश दोनों एक ही तत्व राशि के हों, आपस में नैसर्गिक तात्कालिक मित्रता हो और व्यवसाय में स्थिरता मिलती है। इसके विपरीत वही बात है कि अगर दशमांश चर राशि में स्थित है, अशुभ ग्रह से युक्त है और लग्नेश दशमेश में आपसी विरोध है, दशमेश अर्थात दशमांशेश, जो दशमांश की कुंडली बननी है उनका लग्नेश, उसमें अगर आपस में विरोध है तो जातक का व्यवसाय अस्थिर होगा। दशमांश और लग्न कुंडली दोनों में यदि शुभ ग्रह, उच्च कोटि के हों तो जातक को व्यवसाय में हमेशा उच्च कोटि की सफलता मिलती है। असल में प्रत्येक कुंडली के जो अलग अलग वर्ग निकाले जाते हैं, अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, उन वर्गों के आधार पर व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने आ जाता है। व्यक्ति सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या व्यक्ति कपट कर रहा है, या उसके मन में छल है, या वो बहुत ही मतलब स्वाभाविक रीति से वो ईमानदार है, या वो ईमानदार है परंतु उसके व्यवहार में हमें ईमानदारी नहीं दिखती, या वो बहुत कुटिल है परंतु वो व्यवहार ऐसे करता है जैसे बहुत वो ईमानदार है। तो ये सारी बातें हमें कुंडली के जो हम षोडश वर्ग बनाते हैं उन वर्गों के आधार पर हमें पता चलता है। तो आज के लिए हमने 3 वर्गों के बारे में बात की, और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।